आज आपको एक अद्भुत, एक चुटीली कविता सुनाने जा रहा हूं और कवि से, अनुवादक से और विश्लेषक 3 लोगों से एक साथ मिलवाने जा रहा हूं। कविता जातिवाद, मनुवाद पे प्रहार करती हुई कविता है और लेखक जो कवि हैं वो बिहार में ब्यूरोक्रेट हैं, अभी सीतामढ़ी में पोस्टेड हैं, DCLR हैं। जहां एकेडमिक जगत में बहुत इतनी शांति है, वहां ब्यूरोक्रेसी के कोने से एक चुभती हुई कविता आती है। काफी पहले लिखी गई कविता है लेकिन आज भी चर्चा में बनी हुई। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। हमारे साथ 3 मेहमान हैं। कवि, कहानीकार तारानंद वियोगी साहब, वो मैथिली में इनकी कविता है और अनुवाद किया है श्रीधरम साहब ने। श्रीधरम भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीधरम हमारे कलीग हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हिंदी पढ़ाते हैं। और साथ साथ टिप्पणी के लिए संजीव चंदन, स्त्री काल के संपादक, दी मार्जिनलाइज्ड पब्लिकेशन समूह के प्रकाशक, सब मौजूद हैं। श्रीधरम और संजीव के बारे में आप जानते हैं। तारा जी का थोड़ा सा परिचय यहाँ देना जरूरी है। मेरी दिलचस्पी इसलिए भी है कि जिस तरह से डाइवर्सिटी है इनके लेखनी में, मुझे लगता है कि अम्बेडकरनामा के सारे दोस्तों को ये सुनना चाहिए, समझना चाहिए और दूर दूर तक फैलाना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि अम्बेडकरनामा की एक मुहिम है कि जो भी बहुजन इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट जो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाया जाए। इसीलिए विद्रोही वियोगी साहब से आग्रह किया गया था कि आप आए, अम्बेडकरनामा में अपनी बात रखें। सबसे पहले वियोगी साहब का परिचय। मिथिला के प्रसिद्ध गांव महिषी में 1966 में जन्म है। गांव के विद्यालय में ही विधिवत संस्कृत की पढ़ाई, फिर साहित्याचार्य, MA PhD आदि। 80 के दशक से साहित्य सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रियता रही है। 7 वर्ष केंद्रीय विद्यालय में अध्यापन और फिर बिहार प्रशासनिक सेवा में आ गए। आरंभिक दिनों में, इनिशियल डेज में, हिंदी तथा मैथिली दोनों भाषाओं में लिखते रहे। हिंदी में तब तक उनका नाम तारानंद होता था। फिर उन्होंने अपने आप को मैथिली में एकाग्र कर लिया, जहां पिछले 3 दशक से बहुलवाद को स्थापित करने के लिए संघर्षरत हैं। मैथिली के वर्तमान लेखन में एक महत्वपूर्ण नाम है। 40 के करीब उनकी मौलिक, संपादित, अनुदित किताबें छपी हैं। 40 रचनाओं के अनुवाद अंग्रेजी सहित कई भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हुए हैं। नागार्जुन पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक तुम चिड़ी सारथी भी उन्होंने मूलतः मैथिली में ही लिखा। बाद में पहल पुस्तिका के रूप में जारी होने पर हिंदी संसार इससे परिचित हुआ। हाल में राजकमल चौधरी के प्रसंगों पर लिखी उनकी किताब जीवन क्या जिया भी खासी चर्चित रही। इसके पहले तद्भव ने अपने अंक में उसे छापा था। एक जमाने में कल के लिए ने उनकी कविताओं के लिए मुक्ति बोध पुरस्कार दिया था। कई पुरस्कार और सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। मसलन साहित्य अकेडमी का बाल साहित्य पुरस्कार, यात्री चेतना सम्मान, विदेश साहित्य सम्मान, किरण सम्मान, कोशी सम्मान इत्यादि। और अभी हाल ही में उनको नागार्जुन सम्मान से सम्मानित किया गया। इतना इनका परिचय देते हुए मुझे ईर्ष्या हो रही है कि इतना ब्यूरोक्रेसी में टाइम खपाने के बाद इतना ही कैसे लिखते हैं और सारा सम्मान इनके पास चल चल के आ रहा है। तो सबसे पहले इसी पे बीओपी जी की टिप्पणी लेना चाहता हूँ। योगी साहब, स्वागत है अम्बेडकरनामा में। जी जी, नमस्कार रतन भाई। अम्बेडकरनामा आपने देखा है पहले? हाँ, देखा है, बराबर देखता रहा हूँ, बराबर देखता रहा हूँ जी। तो पहले तो हमारी ईर्ष्या का समाधान कीजिए कि जहाँ पे एकेडमिक में लोग जहाँ कम पढ़ लिख रहे हैं, आप लगातार लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। और मैथिली से अंग्रेजी में अनुवाद होना, यह भी अद्भुत है। किसी जमाने में जो अंग्रेज स्कॉलर थे, वो जो रीजनल डायलेक्ट पढ़ते थे, उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते थे। बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी जर्नल में वो लेख जी जी प्रकाशित होते थे। जी, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। आपने उसी परंपरा को लगता है कि इंटेलेक्चुअली बहुत आगे बढ़ा दिया कि आप मैथिली में लिखते हैं, अंग्रेजी में और लिखते हैं। रतन जी भाई, मुझे वो कबीर साहब की वो बात याद आती है, एके साधे सब सधे। और
बिल्कुल। और वो प्रसंग मुझे याद आता है कि जब 1993 में मेरा चयन बिहार प्रशासनिक सेवा में हुआ था, तो जी एक पत्रकार ने एटीआई में पूछा था कि ये इसका श्रेय किसको है, तो मैंने कहा कविता को। तो उनको हाँ। लगा था कि कविता कोई लड़की होगी, या तो पत्नी होगी या प्रेमिका होगी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो जो लिखी जाते, कवि जो लिखते हैं। तो बड़ा अटपटा उसको ये सवाल लगा था, जबकि मैं सच बोल रहा था। अगर जी कायदे से पढ़ने लिखने का काम आदमी करेगा तो प्रशासनिक सेवा में आना उसके लिए बहुत बहुत साधारण सी बात है। और ये भी बहुत साधारण सी बात है रतन भाई, कि काम के समय में हम काम करें और बाकी अगर लिखने पढ़ने की तरफ हमारा रुझान हो, या कुछ करने की तरफ एक्टिविस्ट सांस्कृतिक दुनिया का, तो वो एक अलग से है। तो ये सारी चीजें जो है, जब जहाँ रहा और काम के समय में काम किया, फिर अपने किसी न किसी बड़े काम में, बड़े प्रोजेक्ट में लगा रहा, और कुछ न कुछ लिखने पढ़ने की योजनाएं हमेशा साथ में बनी रही। तो ये रहा। तो बस इसी से हो गया, अब कैसे हो गया ये मुझे भी नहीं पता है। आपकी कविता पे आज चर्चा होनी है। और वो पूरा कहते हैं कि ब्राह्मणवाद पे बहुत तीखा प्रहार है। आज के मुझे लगता है 20-22 साल पहले लिखी गई कविता है। एम आई राइट? जी सही बिल्कुल। कह रहा हूँ? बिल्कुल। हाँ हाँ। तो आज आज भी वो कविता चर्चित है आज के, जबकि हर बात पे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। और आप रहने वाले मिथिलांचल के हैं, ब्राह्मण हम्म बहुल एरिया है। इतनी हम्म। चुटीली तीखी कविता आपने लिखी है। वहां क्या रिएक्शन था तब और अब? बहुत भयानक रिएक्शन था। और हाँ मैं तो बताऊं कि अगर उसकी प्रतिक्रिया में मैंने प्रति कविता जितनी लिखी गई, तो जी और पृष्ठों की एक मुकम्मल किताब बनेगी। प्रति 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 और जी आप वो रिपीट केवल, करते हैं? जी, वो जितनी गालियां पड़ी, और अच्छा जितने उसकी प्रति कविता लिखी गई उसके विरोध में, अच्छा। जी हाँ, तो वो सबको अगर एकत्रित किया जाए तो वो 500 पेज की मुकम्मल किताब बन जाए। चलिए, आज हमारे पैनल में 2 ब्राह्मण पैनलिस्ट भी हैं। और श्रीधरम को तो उसके अनुवाद का श्रेय जाता है, बल्कि जी उस पर उन्होंने बहुत गंभीर एक लेख भी लिखा, और उस जमाने में अच्छा लिखा, मतलब उन्हीं दिनों लिखा। तो वो सब चीजों ने परिदृश्य में काफी कुछ बदलाव लाया। दरअसल जी मिथिला बड़ा एक झगड़ा हुआ समाज, बहुत ठहरा हुआ समाज था। और हम लोग मैथिली में काम करते थे। मैथिली में काम करना इसलिए था कि अब 1000 वर्ष की रचना की प्रक्रिया है, माने परंपरा है। और भारतीय भाषाओं में से कम ही भाषाएं ऐसी हैं जिनके पास 1000 पुरानी, सो लगातार लेखन की परंपरा रही हो। और वो मैं रोचक बात ये आपको बताऊं कि वो दलितों और पिछड़ों ने वो परंपरा शुरू की थी, और संस्कृत के ओ प्रतिरोध में मैथिली का आविष्कार हुआ था। तो इस ये तो पे एक आधुनिक दिन काल की बात है। इस पे एक दिन स्पेशल एपिसोड खाली इसी पे करेंगे। जी, एक दिन इसी पे बहुत करेंगे। अच्छा होगा, बहुत अच्छा, मजा हाँ, आएगा। और विद्यापति की रचनाओं में भी बहुत मटेरियल है। हम्म। बहुत इसमें एक दिन अलग से करें कैसे संस्कृत के खिलाफ मुझे लगता है मैथिली का इमरजेंस है। जी बिल्कुल। अगर मैं सही समझ रहा हूँ, बिल्कुल। डोमिनेंस ऑफ संस्कृत है उसके खिलाफ में। और वहां के जो है दलितों पिछड़ों ने इस भाषा को अपनाया था। बाद में हम्म ब्राह्मणों के नाम से पहचान हो गई इस भाषा हम्म। की। और और इसीलिए वो भी विद्यापति ने 20वीं मैथिली शताब्दी में। हाँ हाँ। विद्यापति इस ने पे हम मैथिली में चर्चा करेंगे। लिखा। रतन जी, विद्यापति ने मैथिली में लिखा, इसीलिए तत्कालीन पंडितों ने उनको जमकर गाली दी है, अति लुब्ध नगर याचक और क्या क्या नहीं कहा। और अच्छा और सैकड़ों वर्षों तक विद्यापति के गीतों को बचाने वाले सिर्फ दलित, बहुजन और स्त्रियां हैं। तारानंद जी ज्यादा ओ बेहतर बताएंगे। नहीं, तो बाद इस में पे एक दिन श्रीधर में एक दिन विशेष चर्चा इस पे करेंगे। आज हम बिल्कुल फोकस करते हैं उस कविता पर जो आज भी चर्चित है। वियोगी साहब, आप मैथिली में सुनाइए कविता, और श्रीधरम से अनुवाद, और उसके बाद श्रीधरम और संजीव दोनों की टिप्पणी हम लेंगे। सर, जी, मैथिली में पहले सुना दीजिए कविता, उसके बाद जो है हम उसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। जी मैथिली में इस कविता का शीर्षक है बाभनक गाम।
अच्छा, बावन का गांव। हाँ। जी और कविता लिखने के पहले एक पंक्ति आती है वो ब्रैकेट में कि दिसंबर 1999 जी की एक सहस्राब्दी के बीतने का महीना है वो। जी जी। दिसंबर 1999 अर्थात पधार रहल इस गर्दम गोल मचौने 21वीं शताब्दी हम्म और कानैया बाभनक गाम। हम्म हम्म कविता शुरू होती है, हम्म बलात्कृत माता जका कानैया बाभनक गाम, हम्म बेदम अपस्यात बेसहारा स्त्री, जकर संतानक हत्या कऽ देलकै ये बलात्कारी, जकर पति के लऽ गेलै पकड़ि कऽ अपराधी, जकर जीवित रहबाक कोनो तर्क नहीं रहि गेलै या ओकर अपने अवधारणा में, मुदा आफन तोड़ि गर्द मिशान कानैया बलात्कृत स्त्री। ई स्त्री थिक, आकि निज यह थिक बाभनक गाम, शास्त्रीय संस्कृति के जननी। ओकर आक्रोश से फाटि रहलै ये आर्यावर्तक छाती, बिला गेलनि महाराज मनु के चैन निन्न, वशिष्ठ बादरायन के नोर झहरे तावर तोर, कार्तिक अगहन में उबडुब करैया कोसी कमला। एहिठाम से भंडारपुर में सुनियो कानैया बाभनक गाम आ उत्तर दिस से रोदना पसारने छै एकटा रोगग्रस्त कुकुर। केहन भयानक दृश्य छै, चौकीदार ठकठका रहल अछि पक्की सड़क पर अपन लाठी, आ कानैया बाभनक गाम। कानैया बाभनक गाम तऽ स्पष्ट बुझबाक चाही जे कानैत रहै नहीं चाहैया। कानब कानबा के कारण के नष्ट हेबा के अभीप्सा थिक। कानब कानबा कारण के नष्ट हेबाक अभीप्सा थिक। कानब थिक निवेदन कारण सबके खात्मा के। उठू उठू नगरक लोक, उठू गोरथारी में सुतल देवता, ऐठार पर फेकल ब्रह्म उठू, शौच स्थान में गोड़ल काली उठू, शिव बहराव कने भांगक आटी सा, धर्मराज पसी खानाक माटि तर से बहराव, जेहन करे गेलो हम सब तेहन खाए गेलो कत्ता, अहाँ लोकनि तो देवता थिको, दे जाओ माफी, करे जाओ रचिया, दोहाय ज्वालामुखी के, सहाय सातो बहिन शीतला। कानब थिक अभिव्यक्ति भीतर उठल उद्रेक के। कानब थिक अभिव्यक्ति भीतर उठल उद्रेक के। शब्द ने शब्दातीत में थाहू ऐ नाद के कवि। व्याकरण नहीं छे ऐ उद्रेक के कि अहाँ रचे लागब कविता। साहित्य से बाहर घटित एक साहित्यिक घटना थी कानब। सुनू कवि बिनती, कवि उद्रेक सुनू, थोड़े कालक लेल मान लिया एक गाम के बेचिरागी, आ एकर चहद्दी से बहरायत आक्रोश के सुनू कवि शब्दातीत में। जार बेजार कानैया बाभनक गाम नहीं, शिथिल भेल सब थैर भोत्थर, दृष्टि भेल सब थैर भोत्थर, शिथिल भेल नेत्र ज्योति, बहिर भेल दुनू कान, संवेदनहीन भेल त्वचा शरीरक, जबदाह भेल मोन, थकित भेल तनमन, भुजबल अपंग भेल। 5000 वर्ष में तते तते होइत गेले मिथ्या महात्म, जे विदा लेलक जीवन के स्पंदन, विदा लेलक जीवन त उछाह, विदा लेलक विस्मय, तो बुझू विदा लेलक जीवन धारण के उद्देश्य। क्या जीवैया बाभनक गाम एखनो, हमरा कहू कवि, क्या जीवैया बाभनक गाम एखनो, हमरा कहू कवि। रारक गाम चमारक गाम तो जीवैया जे ओकरा भोगवा के छे थोड़े दिन उछाह, हगवा मुतवा के छे थोड़े दिन महाराज मनु के समाधि पर, अपन धिया पुता के बीतल युगक लोक कथा सब सुनेवा के छे, मना लेवा के छे थोड़े दिन मुक्ति पर्व। थोड़बे दिनक थिक ओना इहो समुच्चा के समुच्चा खिस्सा, कारण जे संग संग जीव सिखलक जने ई सब त मारल त जेबे करे जात संग संग। से खैर मुदा दोसर बात, रारक गाम चमारक गाम त जीवैया त मानै छी जे थोड़े पलखैत छे ओकरा लग पुरजोर, मुदा बाभनक गाम किया जीवैया आइयो एखनो। यह हो कवि, हंसै लेल जीवैया रारक गाम चमारक गाम, मुदा कानै लेल किया जीवैया बाभनक गाम।
या होय कवि, या होय 5,000 बरखक सदाबहार रणनीति के यह फल होए, यह अंत होन महाराज मनु के। लोक में नहीं, लोक के आभा मंडल में था हुए रोदन के कवि। धुइयां से करू आग के निष्पत्ति, ऋषि बनू कवि ऋषि। ऋषि पारिभाषिक शब्द में यहां कहा गया ऋषि, यह क्रांत दृष्टा रहा, जो भविष्य को देखने में जिसकी दृष्टि सक्षम हो उनको ऋषि कहा जाता था। तो लोक में नहीं, लोकक आभा मंडल में था हुए रोदन के कवि। धुइयां से करू आग के निष्पत्ति, ऋषि बनू कवि ऋषि। समय के चीर के देखू भविष्य के सर्वनाश। ई जे घटाटोप रोदन सुनै छी अहोरात्र, मोन राखब कानै नहीं जाय छथि बाभन लोकनि। कानै या बाभनक गाम, बाभन किया कानता, कानैन तो हुनकर दुश्मन। ओ छथि अफसर, ओ छथि व्यापारी, ओ छथि प्राइवेट तो ओ छथि सरकारी। किसान छथि ओ तो महाजनो वह छथि, ओ किया कानता। कनेको कम छे बाभन जाति में फैशन के सहचार, कनेको कम छे बिक्री अंग्रेजी दारू के, कनेको कम छे माफिया, कनेको कम छे सर्वनष्ट राजनेता। कंबल फेंक के घी पिनिहार, ककरा से कम, ओ किया कानता। ओ लोकनि तो हंसे जाय छथि जे बनल कहुना फेर अपन पार्टी के सरकार। जेल नहीं जा पड़लनि मिसर जी के, कादो कादो भेला भरला भादो में लालू जादो। हुनका लगता नित्य रोज बनैत रहे छनि बहन्ना नव नव, नित्य रोज भने घटल जाइत हो जीवन के अवसर आ संभावना। मुदा ओ किया कानता, कानैत अछि बाभन के गाम। सबटा हर हर खटखट के जुमा के फेंकैत, भाजैत अपन चतुराई के खिस्सा। दुनिया के दुनिये दिस बिड़िया के आपस गुड़बैत। बाभन लोकनि घुरै जाय छथि जखन अपन अपन गाम, तो अपन कपड़ा लत्ता के संग संग अपन मुखौटा, अपन रंग, अपन बाना, अपन धर्म कर्म मर्म, अपन विज्ञान बुद्धि, अपन प्रगतिशीलता सब कथू के उतार ले जाय छथि देह पर से, आ तखन प्रकृतस्थ होइ छथि। कते काल ऑफिस के वर्दी में बसता गाम, कते काल ऑफिस के वर्दी में बसता गाम, कते काल बनल रहता विनम्र पुरोहित। पुरोहित फिर से वो एक पारिभाषिक शब्द है, नगर भर का हित चाहने वाला। कते काल विज्ञानी पंडित, पंडित भी एक पारिभाषिक शब्द है। पंडा बुद्धि माने सद और असद का विवेचन करने में सक्षम बुद्धि को कहते हैं पंडा बुद्धि, और वो जिसको हो वो पंडित होता है। तो मतलब कते काल ऑफिसक वर्दी में बसता गाम, कते काल बनल रहता विनम्र पुरोहित, कते काल विज्ञानी पंडित, कते काल जनहित लेल हपैस हपैस का भाषण सोचता। उतार ले जाय छथि अपन देह पर से अपन अपन लबादा, आ तखन जाकर सहज होइ छथि। एतऽ एहि चौहद्दी में, एहि वायुमंडल में आबि कऽ ई घटना घटैया नित्य दिन नित्य काल। एहि गामक चौहद्दी में रहै छै ओकर स्त्री, ओकर संतान एहि वायुमंडल में भऽ रहल है पकठोस। एहि चौहद्दी में रन्हाइ छै ओकर भात, ओकर वीर्य एतै बनै छै, एतै पोसाय छै ओकर भ्रूण। सुच्चा नग्न ब्रह्मवाद के आराम दे वस्त्र में सुस्तायत सहज प्रकृतस्थ बावन के नवका पीढ़ी अही गांव के बाट तक 21वीं शताब्दी में ढुक रही है। कान्हैया बावनक गांव, बावन के मोन में जे बसल छे दुनिया, आदर्श धर्म राज्य ओकर संस्कार के, वो आदर्श दुनिया में जीवैया बावन के गांव। प्रवेश करे तो दुनिया में कपे ते संवेदना। लोकतंत्र ओकर आंख में कांची छिए, गुह मूत पोछवा के काज आवे छे ओकरा लेल संविधान के पन्ना। गुह मूत पोछवा के काज आवे छे ओकरा लेल संविधान के पन्ना। ओई दुनिया में बाकी सब के पैर तर रखवा के चलन छे। रार चमार नहीं पसंद करत पैर तर रहब त से ओकरा सबके प्रताप। मुदा बाभन एहि पर आक्रोश फाटि सकैत तहू से गेला। एहन घोर कलयुग देख के बताहो नहीं होत
बाभन की अहू से गेला जे एहन अनीति देख कर गैर सराइब सकैत आधुनिकता के लोकतंत्र के बाभन की अहू से गेला पूजा तऽ करेबे करथिन आ से हिनके सबसे यादव जी पासवान जी तखन किया नहीं मानथिन हिनका भूसुर आ अपना के अंत्यज शूद्र इहो तऽ आखिर सनातने कर्मकांड के व्यवस्था छियै नहीं मानथुन तऽ से हुनका सबके प्रताप मुदा बाभन की अहू से गेला जे समाजवाद के दिन दिस पोन क के छोड़त पाद आ विज्ञान के राजनीति के ऋषि मुनि के झांट बताबोत बाभन की अहू से गेला भ रहलै जीवन के संग माफियाबाजी एकटा बलात्कृत माता चेतना बेदम अपस्यांत बेसहारा कानि रहल अछि बिया जकाँ छीटल अछि चहु दिस निष्पन्द निश्चेत ब्राह्मण शिशु बिया जकाँ छीटल अछि बिया जकाँ छीटल अछि चहु दिस निष्पन्द निश्चेत ब्राह्मण शिशु सहज प्रकृतस्थ अपन पिता से पढ़ैत जीवन के पाठ पधारि रहल अछि गर्दम गोल मचौने 21वीं शताब्दी आ तानैया बाभनक गांव पधारि रहल अछि गर्दम गोल मचौने 21वीं शताब्दी आ कानैया बाभनक गांव। धन्यवाद। श्रीधरम जी शुक्रिया सर। और श्रीधरम जी 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 आपने अनुवाद किया है। मैं मैथिली बहुत कुछ समझ लेता हूँ, लेकिन हाँ पूरा हाँ समझना जो है थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन बहुत ही मृदु भाषा है। तो आपने इसका हिंदी में अनुवाद किया, कब किया और कहाँ प्रकाशित हुई हिंदी वाला? ये अप्रैल जून 2001 ये युद्धरत आम आदमी के हाँ अंक में ये प्रकाशित हुआ था और उस समय मैं युद्धरत आम आदमी से जुड़ा हुआ था। और संयोग की बात ऐसी है कि जिस मैथिली पत्रिका अंतिका में छपी उससे भी जुड़ा हुआ था। ओ तो मैथिली में छपी और उसके बाद मैं इसके अनुवाद में लग गया। और उसके बाद जो जिस तरह की प्रतिक्रिया हो रही थी तो मुझे लगा कि ये हिंदी में भी ये कविता आनी चाहिए। और जैसा कि वियोगी जी ने कहा कि प्रतिक्रिया तो हुई ही, उसके बाद मैंने एक लंबा लेख भी लिखा था जिसकी जी चर्चा की उन लोगों को जवाब देने के लिए, क्योंकि लोग तुकबंदी में जिस तरह से जो बाभनों के गांव की प्रतिक्रिया होनी चाहिए तुकबंदी में, क्योंकि जब वे तर्कों से नहीं जीतेंगे तो गाली गलौज पर उतरते हैं, तो वही चीजें रही। तो इसीलिए 2001 जी ये कविता छपी थी। अच्छा ठीक है। पहले ये बताइए, वियोगी जी को जो पुरस्कार पहला मिला 500 पेज की किताब हो सकती है गालियों की, उन अनुवादक को कुछ मिला कि नहीं मिला कि खाली हाथ मिला रह गए? नहीं वो तो उसी समय मैंने एक कहानी एक पूरी सिक्वल में मैंने एक कहानी लिखी थी जिसका शीर्षक ही था ब्रह्म न्याय। वियोगी जी जानते हैं और ये बाभनों का गांव है और मैंने ब्रह्म न्याय शीर्षक से जो कहानी लिखी थी और वियोगी जी ने वैसे उस कहानी को मैथिली के 50 साल की कहानियों में एनवीटी में दर्ज किया था। और ऐसा हुआ कि एक ये भी कहा गया कि दरभंगा आएगा तो पांव तोड़ दूंगा, कुछ लोगों ने ये भी कहा। तो मैंने कहा ठीक है, कहो जब कहो मैं आ जाता हूँ, किसका कौन पांव तोड़ता है वो भी देख लूंगा। तो वहां से शुरू हुई और गाली तो आज भी जैसे ही अगर कहीं कुछ होता है तो कहते हैं कि वो 10 गाली शुरू कर देते हैं देना। तो चलिए ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, इस पे जरा कमेंट में मैं भी पढ़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अनुवाद गाली अनु, हाँ, अनुवाद सुना दीजिए बिल्कुल। हिंदी। तो इसलिए हाँ, गाली से कोई घबराने की बात नहीं है। वो तो गाली दे रहे थे हम लोग को तो सही जगह, आदत है भाई हम लोग को तो रोज ही सुनते हैं। और इसको पॉजिटिव में ये लेना चाहिए कि सही जगह चोट पड़ रही है। चलिए सुनाइए तो कविता। ये कविता का शीर्षक है बाभनों का गांव। आ रही है गर्दम गोल करती 21वीं शताब्दी और रो रहा है बाभनों का गांव। बलात्कृत मां की तरह रोता है बाभनों का गांव, उस बेदम हताश बेसहारा स्त्री की तरह जिसके बच्चे की बलात्कारी ने कर दी है हत्या, जिसके पति को उठा ले गए अपराधी,
जिसके जीवित रहने का नहीं बचा है कोई तर्क, उसकी अपनी ही अवधारणा में और सब्र छोड़ गर्दमेसान करती रो रही है बलात्कृत स्त्री। स्त्री है यह, या फिर यही है अपने बावनों का गांव, शास्त्रीय संस्कृति की जननी। उसके क्रंदन से फट रहा है आर्यावर्त का हृदय, उसके क्रंदन से फट रहा है आर्यावर्त का हृदय। गायब हो गई महाराजा मनु की नींद चैन, वशिष्ठ वादरायण के झाड़ते आंसू ताबड़तोड़, जैसे कार्तिक अगहन में उबडुब करती है कोशी कमला। इस जगह से भंडार कोण में सुनिए, इस जगह से भंडार कोण में सुनिए, रो रहा है बावनों का गांव, और उत्तर दिशा में रुदन फैलाए हुए है एक रोगग्रस्त कुत्ता। कैसा भयानक है यह दृश्य, कैसा भयानक है यह दृश्य। ठकठका रहा है चौकीदार पक्की सड़क पर अपनी लाठी, और रो रहा है बावनों का गांव। रो रहा है बावनों का गांव तो बिल्कुल मत समझना चाहिए कि वह रोते रहना नहीं चाहता। रोना रोने के कारणों के नष्ट होने की अभिप्सा है। रोना रोने के कारणों के नष्ट होने की अभिप्सा है। रोना है निवेदन रोने के कारणों के खत्म होने का। उठो उठो नगर के लोग, उठो पायताने में सोए देवता, ऐठार पर फेंके हुए ब्रह्म उठो। ऐठार बोलते हैं जहां जूठन फेंकने की जगह। ऐठार पर फेंके हुए ब्रह्म उठो, शौच स्थान में दफन काली उठो। शिव जरा बाहर तो निकलो भांग के बोझे से। धर्मराज तारीखाना की मिट्टी के नीचे से बाहर निकलो। जो तुम लोगों ने किया सो गिरे खत्ते में। तुम सब तो देवता ठहरे। देते जाओ माफी, करते जाओ रक्षा। दुहाई ज्वालामुखी की, सहाय सातों बहन शीतला। रोना है अभिव्यक्ति भीतर उठे उद्रेकों की। रोना है अभिव्यक्ति भीतर उठे उद्रेकों की। शब्दों में नहीं शब्दातीत में था हो इस नाद को कभी। व्याकरण नहीं है कोई उस उद्रेक का कि तुम रचने बैठ जाओगे साहित्य। साहित्य से बाहर घटित एक साहित्यिक घटना है रोना। साहित्य से बाहर घटित एक साहित्यिक घटना है रोना। सुनो कभी विनती, कभी उद्रेक सुनो। कुछ देर के लिए मान लो इस गांव की बेचारगी और इसकी चौहद्दी से बाहर होते अरण्य रोदन को सुनो कभी शब्दातीत में। जार बेजार रो रहा है बावनों का गांव नहीं। दृष्टिकोण हुए जर्जर, शिथिल हुई नेत्र ज्योति, बहरे हुए दोनों कान, संवेदनहीन हुई त्वचा तन मन की। भारी मन, थकित तन, अपंग भुजबल। 5000 वर्षों में इतना होता रहा मिथ्या महात्म की। लुप्त हुआ जीवन स्पंदन, विदा हो गया जीवन से उछाह, विदा हो गया विस्मय। तो समझिए विदा हो गया जीवन धारण का उद्देश्य। क्यों जी रहा है अभी भी बावनों का गांव? मुझे बताओ कभी। शूद्रों का गांव, चमारों का गांव तो जी रहा है कि उसे भोगना है कुछ दिन उछाह, हगना मूतना है कुछ दिन मनु महाराज की समाधि पर। अपने बाल बच्चे को सुनानी है बीते युगों की यातना कथाएं। मना लेना है कुछ दिन उसे मुक्ति पर्व। वैसे कुछ ही दिनों का है पूरे का पूरा यह भी किस्सा। साथ साथ जीना जो नहीं सीखा इन लोगों ने तो मारे तो जाएंगे ही सभी साथ साथ। खैर, सो दूसरी बात, रार चमार का गांव अगर जीता है तो मानता हूं कि थोड़ा आराम करने का उसके पास पुरजोर बहाना है। मगर बाभन का गांव क्यों जी रहा है आज भी, अभी भी? हंसने के लिए जी रहा है रार का गांव, चमार का गांव, मगर रोने के लिए क्यों जी रहा है बाभनों का गांव?
यही हो कभी, यही हो, यही हो कभी, यही हो 5000 वर्ष के सदाबहार रणनीति का यही फल हो, यही अंत हो महाराज मनु का। लोगों में नहीं, लोगों की आभा मंडल में था हो इस रोदन को कभी। लोगों में नहीं, लोगों की आभा मंडल में था हो इस रोदन को कभी। धुएं से करो अग्नि की निष्पत्ति, ऋषि बनो कवि ऋषि, समय को चीर कर देखो भविष्य का सर्वनाश। ये जो घटाटोप रोदन सुन रहे हो अहोरात्र, याद रखना, रोने नहीं जाता कहीं बाभन, रोता है बाभनों का गांव। बाभन भला क्यों रोएगा, रोए उसका दुश्मन। वह है अफसर, वह है व्यापारी, वह है प्राइवेट तो वह है सरकारी, किसान है वो, महाजन भी वही है, वह क्यों रोएगा। कोई कम है बाभन जाति में फैशन का सहचार, कोई कम है अंग्रेजी दारू का व्यापार, कोई कम है माफिया, कोई कम है सर्वनष्ट राजनेता, कंबल फेंक कर घी पीने वाले किसी से कम। वे क्यों रोए, वे क्यों रोए। वे लोग तो हंस रहे हैं कि केंद्र में बनी अपनी पार्टी की सरकार, जेल नहीं जाना पड़ा डॉक्टर मिश्रा को, कादो कादो हुआ भरे भादों में लालू यादव। उनके पास तो रोज रोज बनते रहते हैं नए नए बहाने, रोज रोज भले ही घटी जा रही हो जीवन की संभावना, मगर वे क्यों रोएंगे। रो तो रहा है बाभनों का गांव। पृथ्वी के तमाम संकटों से दामन बचाते हुए, करते हुए अपना अपना गुणगान, बखानते हुए अपनी चतुराई के किस्से, दुनिया को दुनिया की ही तरफ वापस फेंकते हुए बाभन लोग शाम ढलते जब लौटते हैं अपने अपने गांव, अपने अपने कपड़े लत्ते के संग संग, अपना मुखौटा, अपना रंग, अपना बाना, अपना धर्म कर्म मर्म, अपनी विज्ञान बुद्धि, अपनी प्रगतिशीलता, सब कुछ उतार लेते हैं अपनी देह पर से, मन पर से, और तब जाकर हो पाते हैं प्रकृतिस्थ। कितनी देर ऑफिस की वर्दी में बसेगा कोई गांव में, कितनी देर ऑफिस की वर्दी में बसेगा कोई गांव में, कितनी देर तक बना रहेगा विनम्र पुरोहित, कितनी देर विज्ञानी पंडित, कितनी देर तक जनहित के लिए वे हपस हपस कर सोचेंगे भाषण। उतार लेते हैं अपना अपना लबादा और सहज होते हैं। यहां इस गांव की चौहद्दी में, इस वायुमंडल में आकर यह घटना घटती है नित दिन नित काल। थोड़ा इस पंक्ति को ध्यान से सुनिए। यहां इस गांव की चौहद्दी में, इस वायुमंडल में आकर यह घटना घटती है नित दिन नित काल। इसी गांव की चौहद्दी में बसती है उनकी स्त्रियां, उसकी संतानें, इसी वायुमंडल में हो रही है परिपक्व। इसी चौहद्दी में पकता है उनके भोजन का भात, उनका वीर यहीं बनता है, यहीं पलते हैं उनके भ्रूण। विशुद्ध नग्न ब्राह्मणवाद के आराम देह वस्त्र में सुस्ताते, विशुद्ध नग्न ब्राह्मणवाद के आरामदेह वस्त्र में सुस्ताते सहज प्रकृतिस्थ बाभनों की नई पीढ़ी इसी गांव की पगडंडी पर चलते हुए 21वीं शताब्दी में घुस रही है और रो रहा है बाभनों का गांव। बाभनों के मन मिजाज में बसी हुई है जो दुनिया, आदर्श धर्म राज्य उनके संस्कार का, उसी आदर्श दुनिया में जीता है बाभनों का गांव। प्रवेश करते उस दुनिया में कांपती है समवेदना। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र उसकी आंखों की कीच है। गू मूत पोंछने के काम आते हैं उसके लिए संविधान के पन्ने। उस दुनिया में बाकी सभी को पैर के नीचे रखने का चलन है। रार चमार नहीं पसंद करेंगे पैर के नीचे रहना, तो यह उन लोगों का प्रताप। मगर बाभन इस पर आक्रोश में उबल पड़े, क्या इससे भी गए? ऐसा घोर कलयुग देखकर वह पागल भी नहीं हो।
बावन क्या इससे भी गया कि ऐसी अनीत को देखकर वह श्राप देने लगे, गाली देने लगे आधुनिकता को, लोकतंत्र को। बावन क्या इससे भी गया। पूजा तो करवाएंगे ही, और सो इन्हीं लोगों से। इस कविता में थोड़ा कई फेजेज हैं, और पढ़ने में जब रुक रुक के आप उसे पढ़ेंगे तो सब प्रसंग जुड़ते हैं। जी जी जी। पूजा तो करवाएंगे ही, और सो इन्हीं लोगों से। यादव जी, पासवान जी, तब क्यों नहीं मानेंगे इन्हें भूसुर, और खुद को अंत्यज शूद्र। यह भी आखिर सनातन कर्मकांड व्यवस्था ही है। नहीं मानेंगे तो उन लोगों का प्रताप। मगर क्या बावन इससे भी गया कि समाजवाद की तरफ चूतर करके छोड़े पाद, वे विज्ञान और राजनीति को ऋषि मुनि की झांट बताएं। बावन क्या इससे भी गया। हो रहा है जीवन के संग कैसा प्रपंच। एक बलात्कृत माता चेतना बेबस भयाकुल बेसहारा रो रही है। बीज की तरह बिखरे हैं चारों ओर निष्पंद निश्चेत ब्राह्मण शिशु। सहज प्रकृतिस्थ अपने पिता से सीखते हुए जीवन का पाठ। देखो देखो पधार रही है गर्दम गोल करती 21वीं शताब्दी, और रो रहा है बावनों का गांव। धन्यवाद। यहाँ वाह वाह, तो ये शानदार। इसके साथ जो है अनुवादक की टिप्पणी, उसके बाद संजीव की टिप्पणी लेंगे, और फाइनल टिप्पणी जो है विओई जी की हो। तो श्रीधर जी, एक तो इसमें एक जगह जो जैसा कि उन्होंने भी कहा कि कुछ जो सांस्कृतिक शब्दों को भी लिया है, जैसे पुरोहित, पंडित, और उसके अर्थ बिल्कुल यहाँ पर इस कविता में अलग है। जी। देखिए, ये कविता अपने आप में मैं कहूँ तो पूरी महाकाव्यात्मकता को लिए हुए कविता है, और पूरे सभ्यता समीक्षा है। जी 5000 साल की सभ्यता समीक्षा है। जी और जी। वर्ण व्यवस्था के बाद जिस तरह से चीजों को स्थापित किया गया और एक जाति व्यवस्था कायम की गई, और ब्राह्मणवाद के कारण जो पूरे समाज को एक तरह से गुलाम बनाया गया, एक तो वो अंतर कथा चलती है। दूसरी अंतर कथा इसमें क्या चलती है कि आप अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के कारण जो बहुजन में, शूद्रों में, दलितों में शिक्षा आई, नौकरी आई, अर्थ आया, और उसके कारण जो चेतना आई, और वहाँ जो टकराहट होता है, इस बात को समझिए कि ये टकराहट न होता तो ये कविता उत्पन्न भी नहीं होती। और इसी टकराहट से ये कविता उत्पन्न हुई है, क्योंकि एक अगर पासवान, एक दलित अगर कोई अधिकारी बन के चला भी गया वहाँ पर किसी जिला में, तो उसे बाकी लोग किस तरह से कमेंट करते हैं ये हम सब जानते हैं। तो मतलब अगर वो कितना भी चाहे एक सवर्ण है, वो किडनी फाड़ के निकाल ले, वो 20 करोड़ दे करके बाहर से नकली डिग्री खरीद करके आए और 40 करोड़ किडनी निकाल ले, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। लेकिन एक अच्छा डॉक्टर है, और लेकिन वो अगर आरक्षण से आया है तो उस पर जो है तुरंत शक किया जाने लगता है। तो इस कविता में आप देखेंगे कि उस से जो वो टकराहट उत्पन्न होती है, और फिर उस सभ्यता समीक्षा की गई है कि तुम कहाँ हो और हम कहाँ हैं। अंतिम बात, एक बात बहुत बढ़िया। अंतिम बात कि जो बहुजन है उनमें भी ब्राह्मणवाद घुसा हुआ है। वो भी पूजा कराएंगे ही उनको बुला करके, यादव जी, पासवान जी, इसमें पंक्ति आती है। और एक बड़ा मार्मिक प्रसंग है, एक लाइन है कि अगर ये साथ नहीं मिलके चले तो नष्ट तो हो ही जाएंगे, ये बात फिर कभी। तो 2000 ईस्वी में तो ये उन्होंने कहा था कि साथ नहीं मिलकर चलेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, ये बात फिर कभी, वो आज लागू हो रहा है, वो आज परिदृश्य में लागू हो रहा है। चलिए संजीव
संजीव, जी, आपकी टिप्पणी। मेरे लिए तो ये कविता खास करके सही अर्थों में लोकतंत्र और सही अर्थों में 21वीं शताब्दी तभी आएगी जब इस कविता को साहित्य अकादमी मिले। ये जो श्रीधरन जी ने कहा कि ये अपने आप में एक आख्यान है, महाकाव्य है, और निश्चित तौर पे इस पे बात करने के लिए एक दो नहीं, हिंदी के प्रोफेसरों को कम से कम 2-4 क्लासेस, 2-4-10 क्लासेस लगेंगे। तो इसे साहित्य अकादमी मिलता तो बेहतर था। मैं इस कविता की एक पंक्ति हिंदी, जो कि मैथिली तो मगही का मैं आदमी हूं, कितनी देर तक बना रहेगा विनम्र पुरोहित, यही क्लीशे है इस कविता का। और देखिए कि ब्राह्मण के वर्चस्व का आप विश्लेषण करते रहे। ब्राह्मण मनुस्मृति को नित्से तक ने कहा कि बड़ा ही बेहतरीन ग्रंथ इसलिए है कि ब्राह्मण एक खास समुदाय, एक खास वर्ग को चिह्नित करता है जिसमें नेतृत्व की क्षमता है। वो कैसा नेतृत्व देता है इस कविता को पढ़ने के बाद, और एक बात, और उसकी जो विनम्रता है, आप ये वर्चस्व की बात करें तब तक तो वो विनम्र बना रहेगा। आप वर्चस्व को लेकर के रुदन और क्रंदन करें, यानी वर्चस्व से जो पीड़ित समुदाय है वो रुदन क्रंदन करता रहे और उसके वर्चस्व के बारे में बात करता रहे, तब तक वो विनम्र बना रहेगा। लेकिन इस कविता को इतनी गालियां क्यों मिली? इसलिए मिली कि उसकी दैन्यता, उसकी करुणा, वो दया का पात्र है। ब्राह्मण समूह दया का पात्र है। ये कविता खास करके बहुत ही पावरफुल ढंग से, बहुत ही इंप्रेसिव ढंग से सामने लाती है, चेतना को झकझोर देती है। वर्चस्वशालियों को, जो वर्चस्व के एक आभा मंडल में जीने का भी एक प्रसंग होता है, आप वर्चस्व को कई बार आप उससे टकराते हैं तो उसको फाइनल चुनौती जब तक न मिले तब तक वो बहुत घबराता नहीं, उसकी विनम्रता बनी रहती है। लेकिन यहाँ विनम्रता पर छोड़, एक और संदर्भ मैं लूंगा संस्कार का। इसको जब आप पढ़ेंगे, ये जब पढ़ा, इसका जब पाठ होता है तो संस्कार परत दर परत, जो UR अनंतमूर्ति का उपन्यास है, और जिसको शायद साहित्य अकादमी, श्रीधरन जी करेक्ट करेंगे मुझे यदि ऐसा नहीं है तो, उसको साहित्य अकादमी मिला हुआ है। वो गांव भी नष्ट हो जाता है, वहां भी करुणा पैदा होती है। इसी तरह की विद्रुपताओं को सामने उपन्यास को लेकर आता है कविता। और उपन्यास जाहिर है कि उपन्यास है, और ये कविता छपी हुई मुझे 3 पृष्ठों में दिख रही है, लेकिन ये 3 पृष्ठों की कविता महाकाव्य है। मुक्तिबोध, बिल्कुल, और मुक्तिबोध के अंधेरे में से किसी सूरत में कम नहीं है। तो लोकतंत्र उसी दिन आएगा, 21वीं शताब्दी उसी दिन आएगी जिस दिन इस कविता को साहित्य अकादमी मिल जाए, जिस दिन पाठ्य पुस्तकों में इसको पढ़ाया जाए। वास्तविक लोकतंत्र संविधान तो उसी दिन लागू होगा। जी, कई सवाल जो है पत्रकार बंधु हमसे पूछते हैं कि दूसरी गुलामगिरी क्यों नहीं लिखी गई, तो मुझे लगता है कि ये कविता उनको सुननी चाहिए, पढ़नी भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ब्राह्मणों, मैं फिर दोहरा दूं कि ब्राह्मणों के वर्चस्व से आप टकराइए, इतना बड़ा व्यापक वर्चस्व है कि वो जल्दी झरने वाला नहीं है। तो ये जब जल्दी झरता नहीं है तो वो विनम्रता बनी रहेगी। आप ब्राह्मणों के लिए आप अपने करुणा, अपने भीतर की हम प्रताड़ित हुए हैं, ये उसको खुशी देता है ब्राह्मण को, क्योंकि उसका वर्चस्व स्थापित होता है। लेकिन जब उसकी दयनीयता को आप सामने लाते हैं, उसके ही कारण वो जो मकड़जाल है जिसमें वो फंसा हुआ है और गांव रो रहा है। और सबसे अच्छी बात, चूंकि ये बहुत कम समय और मैं बात कहनी है, सबसे अच्छी बात, पिछली बार भी मैंने बेगू जी को कहा था कि इसमें जो स्त्रियां और बच्चे, कवि की पूरी संवेदना स्त्रियों और बच्चों से है। ये अम्बेडकरवाद है। अम्बेडकरवाद ब्राह्मण स्त्रियों से बदला नहीं लेता। बाबा साहब तो त्याग पत्र दे जाते हैं। महात्मा फूले भी ब्राह्मण स्त्रियों से बदला नहीं लेते, ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण विधवाओं के लिए वो ये बनाते हैं, उनके बच्चों के लिए, हाँ, छात्रावास से लेकर के और चीजें करते हैं, आश्रम। तो ये है, ये परंपरा है। वियोगी जी इस परंपरा से आ रहे हैं। उसी में मैंने एक बात कही थी कि मुझे वो एक फिल्म है, नाना पाटेकर है उसमें, और UR अनंतमूर्ति की ही कहानी पर है, दीक्षा। तो उसमें वो बच्चा है, ब्राह्मण बच्चा है, वो अपने, और जो दलित कैरेक्टर है नाना पाटेकर, उसका नाम है गोगा। अंतिम वाक्य है बच्चे का, काफी प्रताड़ना झेल रही है, पिता और पितृसत्ता और तमाम। पिता भी उदार किस्म के पुरोहित ब्राह्मण है, और उदार मतलब पुरोहित नहीं, संस्कृत के बड़े ज्ञाता ब्राह्मण है, लेकिन पितृसत्ता और जेंडर का जो जकड़न है वो बुआ पे आ रहा है। तो बच्चा अंतिम में एक वाक्य कहता है कि गोगा, क्या तुम मेरे बुआ का साथ दोगे? यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है।
ठीक। तो ये इस कविता की ताकत है और यही मूलतः 21वीं शताब्दी का सच है, दलितवाद और स्त्रीवाद का साथ। ठीक है संजीव। वियोगी जी, कविता जब लिखी गई थी उस समय संदर्भ माहौल कुछ और था, आज माहौल कुछ और है। आपकी कविता का जो है उल्टा रीडिंग भी अब किया जा सकता है, क्योंकि स्थितियां माहौल बदल गया। आज अगर आप कविता लिखे इसी कविता को, तो कैसे लिखेंगे, और क्या इस तरह की चुटीली कविता अभी आप लिख रहे हैं या नहीं? जी, फाइनल कमेंट। जी, इसमें एक पंक्ति आती है रतन भाई जी कि समय को चीर कर देखो भविष्य का सर्वनाश। अच्छा। ओ तो भविष्य के बारे में एक जगह कवि ये अपनी बात कहता है। खास बात मैं एक ये जोड़ना चाहूंगा, करुणा की बात अभी संजीव भाई कह रहे थे। गौर करें कि करुणा भी वो उनके पास नहीं है। करुणा भी ये कवि ही कर सकता है। कवि जिस वर्ग से आता है, यही वर्ग उनके बच्चों के लिए भी करुणा कर सकता है, कि वो अपने बच्चों को जिस तरह से तैयार कर रहे हैं 21वीं शताब्दी के लिए, जी जी, तो उनके प्रति जो करुणा, बहुत गहरी करुणा है। जहां ये कविता अंत होती है, इसके तो कई लेयर्स हैं, उस पर अभी मित्रों ने बात की। तो वो करुणा भी वो अपने जो उसके हैं, उसके प्रति भी करुणा करने का संस्कार उनके पास नहीं है। जी 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 जी। और कविताएं तो मैं इसी ढंग की लिखता रहा हूं, अब तक लिखता रहा हूं, जब तक संभव होगा तब तक लिखता रहूंगा। चलिए, तो आपके रचनाओं पे लगातार अम्बेडकर रामा पे चर्चा जारी रहेगी, और आप मैथिल बहुत सारे समूह ग्रुप्स में जुड़े होंगे, तो उन्होंने अभी तक कविता सुना होगा। शायद डिजिटल फॉर्म में इतनी लंबी बहस मुझे नहीं लगता है कि शायद हुई होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको कम से कम डिजिटल फॉर्म में जिन्होंने नहीं पढ़ा है, कम से कम वो पूरा सुने, और विश्लेषण भी साथ, विश्लेषण और टिप्पणी के साथ सुने। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और वियोगी जी, श्रीधरम, संजीव, लगातार आप अम्बेडकर नामा पर आते रहिए और अपनी चुटीली कविता या लेख या कहानी जरूर हमारे दोस्तों को सुनाते रहिए। आप सबका शुक्रिया। और दोस्तों, ये थे वियोगी साहब, संजीव और श्रीधरम। पूरी कविता, पूरा एपिसोड सुनिएगा। 3 पन्ने का महाकाव्य है, क्यों रोता है बावनों का गांव। ठीक कह रहा हूँ वियोगी जी? जी जी, ठीक है, शुक्रिया दोस्तों। पूरा वीडियो देखिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया, जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।